नमस्कार स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत की वैकल्पिक विषय की आपकी कक्षा में आप सबका स्वागत है। वैकल्पिक विषय के दृष्टिकोण से हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं और इसके तहत पाठ्यक्रम के हिसाब से हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया है। जैसे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े हैं और इसमें अब तक हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया है उसमें हमने कवर किया है स्रोतों को, जिनसे हर साल एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इसके अलावा हमने पाषाण काल को कवर किया और पाषाण काल के बाद कल जो हमने टॉपिक चर्चा किया था वो था ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। इसके साथ ही हमने कुछ इतिहास लेखन से संबंधित तथ्य भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। इतिहास लेखन से संबंधित विवादों को भी आपके साथ डिस्कस किया है और रेगुलरली हम इनसे जुड़े हुए जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं उसको भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन संभावित रूप से भविष्य में पूछे जा सकते हैं उस पे भी हमने लगातार चर्चा को किया है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें क्वेश्चंस लिख के दिखाए हैं और रेगुलरली हमारा ये प्रयास रहा है कि जो भी क्वेश्चन आप हमें लिख के दिखा रहे हैं उसका हम आपको फीडबैक प्रदान करें। अब हम जिस टॉपिक की आपके साथ आज चर्चा करने जा रहे हैं वह इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के ही दृष्टिकोण से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये टॉपिक कौन सा है? तो आज हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से आप जानते हैं। कौन सा टॉपिक है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता। ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जैसे कि हमने प्रारंभ में शुरू किया था कि हम पहले आपसे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बातें डिस्कस करते थे और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करते थे, उसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें शुरुआती जो आपकी क्लासेस होंगी वह सिंधु घाटी सभ्यता में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ बातें बताने का प्रयास करेंगे ताकि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हों और फिर उसके बाद हम मेंस से संबंधित कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम किस पे बात करने जा रहे हैं? तो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पढ़नी है। जैसे कि जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसमें सबसे पहले आपको भूमिका पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, हम उसके बाद कालक्रम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भूमिका, फिर उत्पत्ति, फिर कालक्रम और फिर उसके बाद हम विस्तार के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताएं। फिर उसके बाद उससे संबंधित हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सामाजिक जीवन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता संबंधित सामाजिक जीवन और साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इसके आर्थिक पक्ष और व्यापार के बारे में। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम बात करेंगे इसके राजनैतिक पक्ष के बारे में और फिर हम बात करेंगे इसमें इसके पतन के कारणों पर। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब ये पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इनमें से बहुत सारे बिंदुओं को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के ही दृष्टिकोण से आपकी तैयार हो जाए। चलिए तो सबसे पहले हम भूमिका पे आपसे बात करने जा रहे हैं। तो हमने हेडिंग क्या डाला है? तो हमने हेडिंग डाला है भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? तो
हड़प्पा सभ्यता या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यह सभ्यता भारत के, मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भारत में विकसित एक ऐसी सभ्यता है, पश्चिमोत्तर भारत में विकसित एक ऐसी सभ्यता है जो भारत के एक विस्तारित क्षेत्र में नजर आती है। जैसे कि इसका विस्तार देखा जाता है, अगर मैं उत्तर में बात करूं तो जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है मांडा तक। अगर मैं बात करूं दक्षिण की तो इसका विस्तार देखा जाता है महाराष्ट्र में दायमाबाद तक, महाराष्ट्र में दायमाबाद तक। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो इसका विस्तार देखा जाता है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक। और अगर मैं पश्चिम दिशा की बात करूं तो पश्चिम में मुख्य रूप से इसका विस्तार देखा जाता है सुतकांगे डोर क्षेत्र तक, ठीक, या इसे सुतकांगे डोर क्षेत्र तक देखा जाता है। यानी जब भी कोई आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता रही है, तो आप इसकी भूमिका में बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से तात्पर्य एक ऐसी सभ्यता से है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुई एक ऐसी सभ्यता है जिसका व्यापक विस्तार देखा जाता है। जैसे कि उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद तक, बलूचिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सुतकांगे डोर का क्षेत्र है वह बलूचिस्तान के क्षेत्र यानी पाकिस्तान में है। तो पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक हम एक व्यापक विस्तार इसको देखते हैं। और मूल रूप से जो सभ्यता रही है वह नगरीय सभ्यता है, ठीक है, वह एक नगरीय सभ्यता है। वह जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी सभ्यता जिसमें मनुष्य ने तांबे के साथ टिन को मिलाकर, तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से धातु के आधार पर आप मानव विकास को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति ने जो है पाषाण का उपयोग करना शुरू किया। फिर उसके बाद सबसे पहली जो धातु मनुष्य ने इस्तेमाल की वह थी तांबा। आगे चलकर मनुष्य ने तांबे में मिला दिया टिन और बन गया कांसा यानी कांस्य युग आया। और फिर आगे चलकर हम जो है लौह युग को देखेंगे। तो इस तरीके से जो है धातु का विकास रहा है। और आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह कांस्य युग के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब भी बात की जाती है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुई एक ऐसी सभ्यता है जिसका व्यापक विस्तार रहा है, जो एक नगरीय सभ्यता है, जो कांस्य युगीन सभ्यता है और अन्य समकालिक सभ्यताओं की तुलना में, यानी इसके समय अवधि में दो अन्य सभ्यताएं भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दो अन्य सभ्यताएं भी देखने को मिलती हैं जिसमें इराक के क्षेत्र में, ठीक है, दजला फरात नदियों आदि के क्षेत्र में हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता नजर आती है, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता नजर आती है। और मिस्र के क्षेत्र में नील नदी की घाटी में हमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं मिस्र के क्षेत्र में जो है हमें मिस्र की सभ्यता या फिर नील नदी घाटी की सभ्यता नजर आती है। तो अगर इन दोनों क्षेत्रों की सभ्यताओं को हम ध्यान दें और इनकी हम तुलना करें इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता के साथ, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तो आंकड़े ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों सभ्यताओं से भी 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। अगर इन दोनों सभ्यताओं को हम जोड़ दें, इन दोनों सभ्यताओं का क्षेत्रफल हम जोड़ दें, तब भी सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों सभ्यताओं का कंबाइंड करने पर भी 12 गुना ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में दिखाई देती है। और अगर केवल मिस्र की सभ्यता को ले लिया जाए, ठीक है, अगर केवल मिस्र की सभ्यता को ले लिया जाए तो मिस्र की सभ्यता का लगभग 20 गुना ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में हमें ये सभ्यता नजर आती है। ठीक,
आपको यह भी ध्यान रखना है कि तीनों जो सभ्यताएं रही हैं वह तीनों समकालिक हैं। समकालिक का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो विकास है वह जो है एक समान रूप में दिखाई देता है, यानी एक ही कालक्रम में दिखाई देता है। और एक ही कालक्रम में होने के बावजूद अगर हम व्यापार संतुलन के बारे में बात करें, ठीक है, व्यापार संतुलन का मतलब क्या हुआ कि दोनों के मध्य जो व्यापार देखा जा रहा था, तीनों के मध्य जो व्यापार देखा जा रहा था, उसमें किसको सबसे ज्यादा लाभ था? तो ऐसा माना जाता है कि व्यापार संतुलन को जो लाभ था वह भारत के पक्ष में था। और हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में माना जाता है कि इसका जो विस्तार था, इसका जो भौगोलिक विस्तार था वह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यमान था। कितना था? 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यमान था। इसे पहले 12 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में माना जाता था। यानी समय के साथ जो खोजें हुई हैं वो ये बता रही हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगातार ही देखा गया है। ठीक, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब इसी में दूसरी बात जो मैं आपको ध्यान रखूंगा, जो बताने का प्रयास करूंगा, वह है इसकी नाम की समस्या, जो अभी आपने ध्यान भी दी होगी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम अनेक नामों से जानते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम अनेक नामों से जानते हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं? जैसे कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक दूसरा नाम इसका क्या है? तो इसका दूसरा नाम ये है कि इसे हम सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति, या फिर इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इसके अलग अलग नाम हैं जो आपको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास को समझना होगा। जब हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं, 18th-19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो उस समय भी इतिहास पढ़ा जाता था। लेकिन जो उस समय भारत का इतिहास हुआ करता था, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हुआ करता था, वह सामान्य रूप से वैदिक काल से देखा जाता था। ज़्यादातर जो भारत का इतिहास पढ़ा जाता था वह वैदिक काल से, यानी वेदों के काल से आरंभ माना जाता था। लेकिन इसमें तब परिवर्तन आना शुरू हुआ जब 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। इन व्यक्ति ने सबसे पहले जो है हड़प्पा के टीले की तरफ, हड़प्पा क्षेत्र में अवस्थित एक टीले की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया। हालांकि 1826 में चार्ल्स मैसन की जो आप कह सकते हैं खोज है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद समय आया 1853 से 1856 का। यह एक ऐसा काल था जब भारत में लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। और इसी क्रम में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है कराची, कराची से लेकर लाहौर तक, कराची से लेकर लाहौर तक क्या हो रहा था? तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रही जा रही थी। और यहाँ पर जो रेलवे लाइन बिछाए जाने के लिए जो पत्थरों की जो आवश्यकता थी, जो ईंटों की जो आवश्यकता थी, उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं जो हैं पास में जो अवस्थल स्थल था, ठीक है, जो हड़प्पा स्थल अवस्थित थे, वहां से जो है इसकी आवश्यकता को पूरा किया गया। तो ये देखा गया कि बहुत सारे जो मजदूर थे वह पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे इस प्रकार की रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। तो वहां पे दो भाई काम कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम था जॉन ब्रंटन, ठीक है, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रंटन, ठीक है, जॉन और विलियम ब्रंटन। उनका ध्यान जो है इस ओर गया कि आखिर कहाँ से इस प्रकार की जो पकी ईंटें हैं, पत्थर वगैरह हैं, वह कहाँ से ले जाए जा रहे हैं। ठीक है,
और तब जो है उनका फिर से ध्यान दिलाया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला है और इस टीले में जो है किसी प्रकार की कोई सभ्यता हो सकती है। तो दूसरी बार जो है 1853 से 1856 के काल में इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता पर ध्यान गया। ठीक, आगे चलकर इसको लेकर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें ए कनिंघम के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम यानी ए कनिंघम के नेतृत्व में कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, उनका ध्यान इस ओर गया, हालांकि पूर्ण रूप से जो है इस पर कार्य वो नहीं कर सके। अंततः 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय वे अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जो है कार्य प्रारंभ हुआ और उनके द्वारा जो है आगे कार्य शुरू किया गया, मुख्य रूप से हड़प्पा के क्षेत्र में, जहां पे एक व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, दयाराम साहनी। क्या नाम है? दयाराम साहनी। इनके द्वारा जो है 1921 में एक स्थल के उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया और वह स्थल कौन सा था? तो वह स्थल था हड़प्पा। यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुरातत्व के दृष्टिकोण से सबसे पहले जिस स्थल पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ था वह 1921 में हड़प्पा में शुरू हुआ था। और आर्कियोलॉजी का नियम ये कहता है, पुरातत्व का नियम ये कहता है कि जहां पे सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ होता है उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। यानी चूंकि हड़प्पा पहला उत्खनित स्थल था इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, जो आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम है। ठीक, अब तक ये माना जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के तहत 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रारंभ में ज्यादातर जो स्थलों की खोज हुई वह सिंधु नदी, ठीक है, वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई। वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई, जिसमें से आप उनका नाम जानते होंगे, जैसे कि सतलज हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ठीक, रावी हो गया, व्यास हो गया। इन्हीं नदियों के आसपास जो है हमने ज़्यादातर स्थलों की खोज की। यही कारण है कि शुरुआत में से इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है, स्वतंत्रता तक ये देखा गया था कि ज्यादातर जो स्थलों की खोज थी वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे थी। इसी के चलते इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम काफी लोकप्रिय हुआ। यह भी देखा गया कि सिंधु और आप कह सकते हैं कि जो एक मिथकीय रूप से एक जो सरस्वती नदी बहा करती थी, ठीक है, मिथकीय रूप से जो एक सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके बारे में माना जाता था कि एक तरफ जो है वह सिंधु नदी बहा करती थी और दूसरी तरफ जो है वह गंगा नदी बहा करती थी और इसके बीच में जो है कहीं सरस्वती की अवस्थिति थी। तो ये सरस्वती नदी और ये जो सिंधु नदी है, इन दोनों स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में जो है बहुत सारे स्थल मिले और ये कहा गया कि उत्खनन करने पर सिंधु और गंगा के मध्य जो सरस्वती नदी बहा करती थी वहां से लगभग 1100 से ज्यादा स्थलों की प्राप्ति हुई है। इसी के चलते बहुत सारे विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा पे खोज शुरू हुई और पुरातत्व का नियम ये कहता है कि जहां सबसे पहले खोज होती है उसी के नाम पर जो है सभ्यता का नाम रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए। सिंधु और गंगा के मध्य एक मिथकीय सरस्वती नदी बहा करती थी, वहां पर जो है उन क्षेत्रों में जो है 1100 से ज्यादा स्थलों की खोज हुई, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इसे प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है? इसे
प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है? तो इसमें कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। जैसे कि इसे प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य जो सभ्यताएं हैं, अन्य समकालिकों की तुलना में, ठीक है, अन्य समकालिकों की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित है। ठीक। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो है जिन ईंटों वगैरह का प्रयोग हुआ है वह जो है पक्की ईंटें हैं। यहाँ पे जो नगर नियोजन वगैरह जो देखा गया वह काफ़ी उत्कृष्ट कोटि का देखा गया है, और यहाँ की जो साफ सफाई है, जो स्वच्छता है, वह भी जो है उच्च कोटि की है। ठीक है। जो नगरों में हम देखते हैं कि पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, एक बेहतर प्रकार का नगर नियोजन देखा जाता है, जल निकासी साफ सफाई की व्यवस्था काफ़ी उच्च कोटि की दिखाई देती है। इसी के चलते इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में माना जाता है कि यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें हम व्यापक शहरीकरण या फिर नगरीकरण को देखते हैं। जैसे कि जो विद्वान हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि इसके तहत जो मोहनजोदड़ो नाम का नगर था, ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम का जो नगर हुआ करता था उसमें कम से कम नहीं तो 30,000 जनसंख्या निवास करती थी। यानी इस सभ्यता के जो ज्यादातर जो स्थल मिले हैं वह उच्च कोटि के शहरीकरण के उदाहरण कहे जाते हैं। यही कारण है कि इसे प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो ये तो चीज मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से यह एक ऐसा काल है जिसमें व्यक्ति ने क्या किया, तो जो सबसे पहली इस्तेमाल की जाने वाली धातु थी तांबा, उसमें जो है टिन को मिलाया और कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी ये कि पहली सभ्यता दिखाई देती है जिसमें हम कांसे का प्रयोग देखते हैं, और इसी के चलते इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो नाम के संदर्भ में आपको जो कंफ्यूजन है उसमें आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा वह पहला स्थल है जहां पे सबसे पहले खुदाई शुरू हुई। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रारंभिक स्थल जो है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे देखे गए। इसको सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मिथिकीय सरस्वती बहा करती थी वहां से भी स्थलों की प्राप्ति हुई है। ठीक। प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे उच्च कोटि का शहरीकरण देखने को मिलता है। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कांसे का प्रयोग हम देखते हैं। ठीक है, तो नाम की समस्या के संदर्भ में आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक। अब अगर मान लीजिए मैं इसी के संदर्भ में आपको उत्पत्ति पर विचार करना शुरू करूं, तो आप ये देखेंगे, जिसको अभी हम आगे देखेंगे, कि जब हम हड़प्पा सभ्यता का विकास देखते हैं, जब हम हड़प्पा सभ्यता की खोज होते देखते हैं, तो हमें एक विकसित प्रकार की सभ्यता दिखाई देती है। ठीक है, हमें देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े शहर थे, वहां पे उच्च कोटि का नगरीकरण था, काफी बेहतर तरीके की व्यवस्था थी। तो शुरुआत में इतिहासकारों के मन में ये आया कि इतनी उच्च प्रकार की विकसित सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये अचानक से तो नहीं बना होगा, क्रमिक रूप में ही बना होगा। और अगर मान लीजिए वो अचानक से नहीं बना, क्रमिक रूप में बना, या फिर अचानक से बनता हुआ दिखाई भी दिया, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसी बात को लेकर मूल रूप से जो है इसमें दो प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वह विदेशी उत्पत्ति के रूप में हुई है, और बहुत सारे जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह भारतीय उत्पत्ति के रूप में देखी गई है। विदेशी उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत की बात की जाती है जिसमें कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास जो उस समय की, आप कह सकते हैं, इराक के क्षेत्र में सभ्यता थी, जिसे हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा कि इसका जो विकास है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। ठीक है, पहला जो बात कही गई, शुरुआत में जो इसका इतिहास लेखन कहा गया, उसमें से बहुत सारे विद्वानों ने यह कहा कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह तत्कालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये कह रहे थे कि या तो मेसोपोटामिया के लोग आए,
ठीक है। और उन्होंने जो है यहाँ पे सभ्यता का विकास किया। बाद में कुछ विचारों ने ये कहा कि चलो लोग नहीं आए, उनके विचार आए, यानी मेसोपोटामिया में जो है एक नगरीय सभ्यता दिखाई दे रही थी, तो एक नगर का जो कॉन्सेप्ट था वह जो है मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता में आया और यहाँ के लोगों ने जो है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर नगरों का विकास कर दिया। ठीक है। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर ही कहा जाता है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया से जो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई, जिसमें या तो मेसोपोटामिया के लोगों ने आके यहाँ पे विकास कार्य को किया, या फिर मेसोपोटामिया से नगरीय सभ्यता का विचार दिया गया, आइडिया लिया गया, और फिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मेसोपोटामिया के समान ही अपने यहाँ शहरों का विकास कर दिया। ठीक है। तो विदेशी उत्पत्ति में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार भी हैं जो भारतीय उत्पत्ति की बात करते हैं। भारतीय उत्पत्ति में उनका ये मानना है कि एकाएक जो है वह हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ, अपितु क्रमिक रूप से हम इसका विकास देखते हैं। क्रमिक रूप का मतलब क्या हुआ कि एक एक क्रम में जो है हम आगे बढ़े। जैसे कि पहले ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता में जो है कृषि का प्रयोग शुरू हुआ, कृषि के प्रयोग से जो है अधिशेष होना शुरू हुआ, सरप्लस होना शुरू हुआ, और ये सरप्लस धीरे धीरे आगे चलकर जो है और भी आगे चीजों को बढ़ाता है, जिससे धीरे धीरे गांव का जो विकास देखा जा रहा था, उस गांव के विकास से आगे शहरों का विकास हुआ। उन शहरों के विकास ने और ज्यादा शहरों का विकास करना शुरू किया, और धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में हम शहरीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं। तो उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सरल तरीके से अगर आप याद रखें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि दो प्रकार की उत्पत्ति के सिद्धांत कहे जाते हैं। एक कहा जाता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें मेसोपोटामिया से उत्पत्ति की बात की जाती है, और दूसरा है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें भारतीय ग्रामीण संस्कृतियों के आधार पर ही उत्पत्ति की बात को कहा जाता है। ठीक। अब इसमें जो है आप कुछ इतिहासकारों का नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि जब विदेशी उत्पत्ति की बात की जाती है, ठीक है, विदेशी उत्पत्ति की बात की जाती है, तो इसमें बहुत सारे विद्वान हैं, जिसमें से कुछ का नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे कि गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक व्यक्ति हैं। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड। ठीक, आप इनका नाम याद रख सकते हैं, गॉर्डन चाइल्ड, इसको सही से लिख सकते हैं। गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेसोपोटामिया के आधार पर यहाँ का विकास हुआ। ठीक है। क्रेमर नाम के एक विद्वान हैं, जॉन मार्शल हैं। ठीक है, क्रेमर हैं, जॉन मार्शल हैं। एक भारतीय हैं डी डी कोशाम्बी। ठीक, डी डी कोशाम्बी। इसके अलावा एच डी सांकलिया, डी डी कोशाम्बी, एच डी सांकलिया। इसके अलावा लियोनार्ड बुली। ठीक, ये सब कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को उत्पन्न करने में, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की भूमिका देखी गई है। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमिका देखी गई है। या तो मेसोपोटामिया से लोग आए, उन्होंने यहाँ पर आकर जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, या फिर मेसोपोटामिया से नगरीय सभ्यता का विचार लिया गया और उस नगरीय सभ्यता के विचार के आधार पर हमने यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विचार किया। ठीक है, उसका विकास करने पर बात की जाती है। ठीक, अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो भारतीय उत्पत्ति की बात करते हैं कि भारतीय स्थानीय संस्कृतियों से जो है वह हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, जिसमें कुछ संस्कृतियों के नाम की बात की जाती है। जैसे कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है फेयर सर्विस। ठीक, एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है रोमिला थापर। रोमिला थापर का नाम हमने पहले ही बात किया था जब हमने इतिहास पुराण परंपरा की बात की थी, जब हमने अंतर्निहित और अभिव्यक्त इतिहास की बात की थी, जब हमने उस डिबेट पे चर्चा की थी जिसमें हमने बात की थी कि अगर प्राचीन भारत के लोगों में इतिहास लेखन की परंपरा थी अथवा नहीं, तब हमने रोमिला थापर के विचार को काफी अच्छे से देखा था। तो फेयर सर्विस और रोमिला थापर का मत क्या रहा है? तो उनका ये कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास करने में ईरानी और बलूचिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, ईरानी
और बलूचिस्तान के क्षेत्र में बहुत सारी जो संस्कृतियों का विकास हुआ, उनसे ही आगे चलकर जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें वो कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि नाल नाम के क्षेत्र में सभ्यता है, ठीक है, कुल्ली नाम के क्षेत्र में सभ्यता है, और आमरी नाम के क्षेत्र में जो है कुछ प्राचीन काल में आप कह सकते हैं संस्कृतियों का विकास हुआ। उनसे जो है आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारतीय उत्पत्ति में ईरानी बलूची संस्कृति से जो है नाल, कुल्ली, आमरी से जो है आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता का विकास किए जाने की बात कही जाती है। ठीक, इसके अलावा इतिहासकारों का एक और वर्ग है, इतिहासकारों का एक और आप कह सकते हैं क्लास है, जो एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है जिसका नाम है सोथी संस्कृति। ठीक है, सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति की जो खोज है वह राजस्थान में की गई है। ठीक, और इसकी जो खोज है वह 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि सोथी संस्कृति से जो है आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, इसमें अमलानंद घोष का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप डीपी अग्रवाल का नाम याद रख सकते हैं, ये यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक, इसके अलावा अल्चिन दंपत्ति, ठीक है, पति पत्नी है, अल्चिन दंपत्ति, इन्होंने भी कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वह सोथी संस्कृति से हुआ है। सोथी संस्कृति जो है राजस्थान की एक स्थानीय संस्कृति है, और ये इतिहासकार से कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास करने में इस संस्कृति का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में दो विचार हैं, विदेशी और स्वदेशी। विदेशी में बहुत सारे इतिहासकार से कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया ने जो है वह विकास करने में भूमिका निभाई, और कुछ कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का योगदान है। ठीक, अगर मैं इसी के तहत जो है विदेशी उत्पत्ति के संदर्भ में, ठीक है, विदेशी उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ तर्क आपको बताने का प्रयास करूं, तो इसमें जो एक विद्वान रहे क्रेमर का ये मानना था कि लगभग 2400 ईसा पूर्व, यानी 2400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के रहने वाले जो लोग थे वो जो है भारत आते हैं, और उन्होंने जो है आके भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 2400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग भारत आए और उन्होंने जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। ठीक, यह एक प्रकार का इसे कहा जाता है विसरणवादी सिद्धांत। ठीक है, विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत क्या है? तो एक ऐसा विचार है जिसमें कहा जाता है कि एक स्थान विशेष में, जैसे कि मेसोपोटामिया में जो है नगरीकरण का आप कह सकते हैं पहले उद्भव देखा गया, और वहां से नगरीकरण जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला। जैसे कि क्रेमर ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया में नगरीकरण का विकास हुआ, और 2400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के क्षेत्र से बहुत सारे लोग जो हैं वह भारत आते हैं और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। मेसोपोटामिया से लोग आए और उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। ये जो क्रेमर हैं वह क्रमिक सिद्धांत को इस प्रकार से नहीं मानते। क्रमिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि भारत में ही जो है इसका विकास हुआ है, वे इस बात को नहीं मानते हैं, अपितु विसरणवादी सिद्धांत की बात करते हैं। यानी किसी दूसरे क्षेत्र से लोगों ने आकर जो है वह हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। ठीक, इसी की श्रेणी में जो है मैंने आपको गॉर्डन चाइल्ड का नाम बताया था। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने किसी डेट को तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी ये माना कि लोग आए और लोगों ने जो है आगे चलकर सभ्यता का विकास किया। ये भी ये कह रहे हैं कि भाई डेट का तो नहीं कह सकते कि कब आए थे, लेकिन लोग आए और उन्होंने जो है सभ्यता का विकास किया। तो गॉर्डन चाइल्ड भी ये बात कह रहे हैं। आगे चलकर डी कोशाम्बी, उन्होंने भी जो है कुछ इस तरह की बात कही। उनका ये मानना था कि चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे सुमेरियन सभ्यता हो, सुमेरियन मतलब मेसोपोटामिया के क्षेत्र में ही विकसित हुई सभ्यता, चाहे मिस्र सभ्यता हो, ठीक, उनका ये मानना था कि चाहे
हड़प्पा सभ्यता का आप नाम ले लो, ठीक, चाहे आप सुमेरियन सभ्यता का नाम ले लो, चाहे आप मिस्र सभ्यता का नाम ले लो, ये सब की सब सभ्यताओं के जो जनक हैं, इनको जो पैदा करने वाले हैं, वो एक ही हैं। ठीक है, वो मानते हैं हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सबके जनक एक ही हैं। ठीक है, अब इसके पीछे उत्तर क्या देते हैं? तर्क कहते हैं कि चूंकि तीनों समकालिक हैं, ठीक है, चूंकि तीनों एक साथ विकसित हुई, ठीक है, तीनों समकालिक हैं, चूंकि तीनों एक साथ विकसित हुई, इसलिए कहीं ना कहीं इनके जो जनक हैं वे क्या हैं? तो वो एक ही हैं। ठीक, कौशाम्बी क्या कह रहे हैं कि इनके सबके जनक एक ही हैं। इसके अलावा एक और विद्वान हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया था, वो क्या है? उनका नाम है एच.डी. सांकलिया। ठीक, एच.डी. सांकलिया जो हैं वो कार्य कर रहे थे मुख्य रूप से बलूचिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो बलूचिस्तान में जब वो काम कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कुछ चबूतरों को देखा। कुछ जो है उन्होंने प्लेटफॉर्म देखे, कुछ चबूतरे देखे। जैसे कि ये चबूतरे कुछ इस तरीके के थे, ऐसे करके, लंबे ऐसे करके, ये जो है कुछ इस तरीके के चबूतरे थे। ठीक है, ये क्या है? चबूतरा। और इन चबूतरों को जो है उन्होंने तुलना कर दिया मेसोपोटामिया के क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट प्रकार के चबूतरों से। ठीक है, एच.डी. सांकलिया जो थे वो बलूचिस्तान में उन्होंने कुछ चबूतरों को देखा, और इन्होंने जो है मेसोपोटामिया में पाए जाने वाले कुछ इसी प्रकार के चबूतरे, जिसे जिगुरत कहा जाता था, उसके साथ उन्होंने उसकी तुलना की। और उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये चबूतरे यहाँ पे भी मिल रहे हैं, ये चबूतरे जो हैं मेसोपोटामिया में भी मिल रहे हैं, इसलिए बलूचिस्तान में जो चबूतरे हैं वे किसी न किसी रूप में मेसोपोटामिया से जुड़े हुए हैं। और इस रूप में उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया के लोग और जो बलूचिस्तान या फिर हड़प्पा के जो लोग हैं वे समान हैं, दोनों ने जो है समान रूप से इस सभ्यता का विकास किया है। ठीक, मूल तर्क क्या है? मूल तर्क आप यह ध्यान रखेंगे कि जो विदेशी सभ्यता की बात जो करते हैं, ठीक है, विदेशी उत्पत्ति की जो बात करते हैं, वो मूल रूप से दो बातें कर रहे हैं। पहली बात क्या है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वह क्रमिक रूप से नहीं हुआ, अपितु विसरणवादी सिद्धांत के तहत हुआ, जिसके तहत या तो मेसोपोटामिया के क्षेत्र से लोग आए और उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, या फिर यहाँ के लोगों ने मेसोपोटामिया से जो है नगरीय सभ्यता का विचार लिया और उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। ठीक, तो ये जितने लोग हैं ये सब विसरणवादी सिद्धांत को मानने वाले हैं। ठीक है, विसरणवादी सिद्धांत को मानने वाले हैं। ठीक, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वास्तव में आप इसे मानेंगे, तो आप कहेंगे कि ये मान्य नहीं है। ठीक है, हम इसे मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, बहुत सारे अंतर हैं जो देखे जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच। ठीक है, बहुत सारे अंतर हैं जो देखे जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच। यह तर्क दिया जाता है कि अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मेसोपोटामिया से विचार लिया, या फिर मेसोपोटामिया के लोगों ने आके हड़प्पा का विचार किया, हड़प्पा का विकास किया, तो दोनों में समानता देखी जानी चाहिए, जो कि नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और तथ्य ये बताते हैं कि वास्तव में नगरीय सभ्यता के पैमाने पर हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से कहीं 20 ही दिखाई देती है। यानी मेसोपोटामिया से कहीं बहुत आगे जो है हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है विकास के पैमाने पर। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया वालों को फॉलो कर रहे थे, या मेसोपोटामिया से आने वाले लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, तो यहाँ पे थोड़ी कमतर विशेषताएं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता में विकास का उच्च स्तर दिखाई देता है मेसोपोटामिया की तुलना में। ठीक है, तो अंतर के कुछ बिंदु आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं सिंधु घाटी सभ्यता, मैं यहाँ पे लिख दूं मान लीजिए मेसोपोटामिया, तो दोनों में जो है बहुत सारे अंतर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता है वह जो है पूर्णतया नगरीय सभ्यता है। ठीक है,
पूर्णतया नगरीय सभ्यता है और यहाँ पे ज्यादातर जो है वह काफी विकसित प्रकार के नगर दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह एक प्रकार की अर्ध ग्रामीण सभ्यता है, यानी वहां पे शहर भी कम दिखाई देते हैं और गांव भी काफी बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी की तुलना में अपेक्षाकृत कम नगरीय दिखाई देती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है, ठीक है, उसका जो कोटि है वह काफी उच्च है। ठीक है, यहाँ पे जो सड़कें हैं वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है शहरों को बसाया जाता था, जिसमें ग्रीडाकार पैटर्न में शहरें होते थे और सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके विपरीत मेसोपोटामिया में जो नियोजन दिखाई देता है वह बेतरतीब दिखाई देता है। ठीक है, शहर बसे हुए हैं, शहर बने हैं, लेकिन उनका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, ऐसी आड़ी तिरछी सड़कें बनी हुई हैं। तो अगर मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर सिंधु घाटी का विकास किया तो यहाँ पे इतनी अच्छी प्रकार की सड़कें कैसे बना ली? उन्होंने मेसोपोटामिया में ऐसी सड़कें क्यों नहीं बनाई? इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में हमें पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है, जबकि मेसोपोटामिया में ज्यादातर जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह भी एक अंतर है। इसके अलावा आप और अंतर ध्यान रख सकते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया में दिखाई देती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में दिखाई देती हैं। जैसे कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बाट और माप है, तौल की जो प्रकार है, उसमें जो है एक रूपता दिखाई देती है, सिमिलैरिटी दिखाई देती है। मेसोपोटामिया में इस प्रकार की एक रूपता नहीं दिखती। ठीक है, यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली है वह काफी बेहतर है। जल निकासी प्रणाली जो है वह काफी बेहतर है। यहाँ पे जल निकासी प्रणाली बहुत खराब है। ठीक है, दिखती ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मंदिर नहीं दिखाई देते। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ के लोगों का जो दृष्टिकोण था वो पंथ निरपेक्ष था, वे धर्म को अपने जीवन में इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे। ठीक है, अब चूंकि अभिलेख तो प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए केवल और केवल अनुमान ही लगाए जाए हैं। जो अभिलेख या लिपि प्राप्त हुई है उसे पढ़ भी नहीं पाए हैं, लेकिन जो भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे यही कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में हमें मंदिर और पुरोहित वर्ग की काफी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो लिपि है वह चित्राक्षर लिपि है। ठीक है, यहाँ की जो लिपि है वह चित्राक्षर लिपि है और यहाँ पे जो लिपि है वह एक प्रकार की कील नुमा लिपि है। ठीक है, तो लिपि में भी अंतर है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं यहाँ की मोहर की बात करूं तो यहाँ पे जो मोहर दिखाई देती है वह वर्गाकार या फिर आयताकार दिखाई देती है। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो मोहर है वह बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार है, यानी बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया ने किया, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास का स्तर काफी उच्च कोटि का है, मेसोपोटामिया का विकास का स्तर इतना नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए किसी भी रूप में ये नहीं कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जिस तरीके से आज अलग अलग देश जो हैं अलग अलग प्रकार से आपस में व्यापार करते हैं, उनके मध्य लगातार अंतरक्रिया बनी रहती है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी अंतरक्रिया होती होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेसोपोटामिया ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। अगर दोनों में कुछ समानता दिखाई दे भी रही है तो वह संभवतः व्यापारिक कारकों के चलते होगी। क्यों? क्योंकि व्यापार के चलते एक जगह से दूसरे जगह लोग आते जाते रहे होंगे और ऑब्वियस तरीके से वो एक दूसरे से प्रभावित भी हुए होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग मेसोपोटामिया के रहने वाले भारत में आके बसे भी हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हीं लोगों ने जो है वह हड़प्पा सभ्यता का विकास किया।
ठीक है, तो दोनों में इस तरीके से कह सकते हैं, दोनों में आपसी संपर्क, ठीक है, दोनों में आपसी संपर्क, व्यापारिक साझेदारी, ठीक है, व्यापारिक साझेदारी अवश्य थी, लेकिन विकास उन्होंने नहीं किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी मूल रूप से पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, मूल बात क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ तो स्वदेशी रूप में ही है। ठीक है, अब इस स्वदेशी रूप में कौन सी संस्कृति से क्या विकास हुआ, इसको लेकर डिबेट कही जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोमिला थापर जैसे विद्वान क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ईरानी बलूची संस्कृति से विकास हुआ, ईरानी बलूची संस्कृतियों से विकास हुआ, जिसमें नाल है, ठीक है, कुल्ली है, आमरी है, इन सब से जो है आगे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ये सब की सब वर्तमान में संस्कृतियां कहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। ठीक है, इनको जो है एक प्रकार से प्री हड़प्पा सभ्यता या प्राक हड़प्पा स्थल कहा जाता है, जो हड़प्पा से पहले विकसित हुआ और आगे विकसित हड़प्पा का जो रूप है वह इन्हीं संस्कृति से आगे बढ़ा। ठीक है, इसके आधार पर कहा जाता है कि इन्हीं से जो है आगे विकसित हड़प्पा काल हम देखने को पाते हैं, जिसके तहत पहले गांव हुआ करते थे, फिर गांव में क्या हुआ कि कृषि उत्पादन जो है बढ़ा। ठीक, गांव हुआ करते थे, कृषि उत्पादन आगे बढ़ा, इस कृषि उत्पादन के आगे बढ़ने से अधिशेष पैदा हुआ, यानी सरप्लस प्रोडक्शन पैदा हुआ। इस सरप्लस प्रोडक्शन ने आगे चलकर जो है जनसंख्या को वृद्धि दी। ठीक, जनसंख्या की आवश्यकताओं को बढ़ावा दिया। ठीक, जनसंख्या वृद्धि दी, जनसंख्या की आवश्यकताओं को बढ़ावा दिया, और इस बढ़ती आवश्यकता ने फिर उत्पादन को आगे बढ़ाया। ठीक, इस उत्पादन के आगे बढ़ने से डिमांड जब क्रिएट हुई, तो जब उत्पादन को आगे बढ़ोतरी और मिली, तो इससे आगे चलकर हम एक प्रकार का स्पेशलाइजेशन या फिर विशेषीकरण को देखते हैं। अब विविध प्रकार के लोग जो है विविध प्रकार के शिल्पों में, विविध प्रकार के कार्यों में विशेषीकृत होने लगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और कृषि उत्पादन होने से जो है डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इसने आगे चलकर जो है विविध प्रकार के श्रम विभाजन को जन्म दिया। अब अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करने लगे, क्योंकि लगातार डिमांड देखी जा रही थी और लोग सोच रहे थे कि सब काम करने से अच्छा है किसी एक ही काम पे फोकस करें और उससे अपना जीवन यापन करें। ठीक, इसने आगे चलकर फिर से उत्पादन को बढ़ावा दिया, और जब उत्पादन को बढ़ावा दिया तो फिर इससे जो है कर पद्धति का विकास हुआ। ठीक है, देश के पास या फिर राज्य के पास कर आया। ठीक, इसने आगे चलकर जो है प्रशासन का विकास किया, और यही प्रशासनिक विकास और सारे फैक्टर मिलकर आगे चलकर ग्रामीण संस्कृति से, ठीक है, अर्धशहरी, और अर्धशहरी से आगे चलकर नगरीय सभ्यता की ओर ले जाते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है एक प्रकार का जो है विकास दिखाने का प्रयास किया गया है, और ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से कुछ स्थानीय संस्कृतियां, जिसमें नाल, कुल्ली, आमरी, ये जो प्राक हड़प्पा स्थल थे, इन्होंने जो है आगे चलकर विकसित हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाया। ये सब पहले गांव हुआ करते थे, कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषि अधिशेष देखा गया, इस कृषि अधिशेष ने जो है और ज़्यादा जो है बढ़ोतरी की, विशेषीकरण को आगे बढ़ाया, श्रम विभाजन को आगे बढ़ाया, उत्पादन को आगे बढ़ाया, जनसंख्या और डिमांड को आगे बढ़ाया, जिसने आगे चलकर कर पद्धति, प्रशासन का विकास किया, और इन्हीं सब संपर्क कारकों से, इन्हीं सब आप कह सकते हैं संयुक्त कारकों ने आगे चलकर ग्रामीण से अर्धशहरी और अर्धशहरी से नगरीय सभ्यता की ओर ले गए। ठीक, तो ये कहा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो आमरी वगैरह के जो मृदभांड हैं, ठीक है, और जो हड़प्पा के जो मृदभांड हैं, वो सब समान हैं। ठीक है, यानी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन समान हैं। ये भी जो है एक फैक्टर कहा जाता है, और ये तर्क दिया जाता है कि इन फैक्टरों ने भी आगे चलकर भूमिका निभाई है, और ये कहा जाता है कि ईरानी बलूची संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, तो एक तर्क ये दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा अमलानंद घोष वगैरह जो हैं, ठीक, अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल, वो सब कहते हैं कि राजस्थान की सोथी संस्कृति से जो है वह हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, और इसके लिए वो मृदभांड के तर्कों को देते हैं। ठीक है, मृदभांड आदि के तर्कों को देते हैं। वो कहते हैं कि जो सोथी के मृदभांड हैं और जो
हड़प्पा के मृदभांड हैं वो जो है समान है। ठीक, अब समान कैसे हैं, तो देखिए कहते हैं कि दोनों में जो है जो पीपल के पत्ते बने हुए हैं, सजावट के लिए दोनों में जो है पीपल के पत्ते बनाए गए हैं। दोनों जो मृदभांड हैं, सोथी के और हड़प्पा के मृदभांड, उन पे जो है रस्सी के निशान मिले हैं, यानी उनको चाक आदि से बनाया गया है, विशेष रूप से बनाया गया है। ठीक, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उनमें जो लाइंस हैं, ठीक है, या जो पैटर्न वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे वो ज्यामितीय पैटर्न हो या दूसरे प्रकार के पैटर्न हो सजावट आदि करने के लिए, वो भी समान है। ठीक है, तो आपको बस इतना तर्क देना है कि सबसे पहले आप बात बताएंगे किस प्रकार से प्रारंभिक इतिहासकारों ने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास करने में मेसोपोटामिया की भूमिका रही। बाद में फिर इसको जो है नकार दिया गया। वर्तमान में इतिहासकार ये मान रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास करने में स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उस स्वदेशी उत्पत्ति में कौन सी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ये डिबेटेड है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नाल कुंडली आमरी से हुआ और कुछ कहते हैं सोथी संस्कृति से हुआ, और इसके लिए वो जो है विविध प्रकार के तर्कों को देते हैं। तो निष्कर्ष आप क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष आप ये कहेंगे कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है मान्य है। अब इसमें कौन से स्थल से विकास हुआ, ये तो संपर्क रूप से या आप कहेंगे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल थे, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में था। इन सब का जो है आपस में धीरे धीरे संपर्क हुआ, ठीक है, इन सब ने जो है धीरे धीरे साथ में मिलकर विकास किया। ठीक, इससे संपर्क और बढ़ा, और ये संपर्क जो है आगे चलकर व्यापारिक और दूसरे प्रकार के संपर्कों में विकसित हुआ। इससे हुआ क्या कि जब लगातार संपर्क बढ़ता रहा, लगातार विकास होता रहा, तो स्थानीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं या स्थानीय संस्कृतियां जो हैं, ठीक है, स्थानीय संस्कृतियां जो हैं वो आपस में मिलती गईं, ठीक है, आपस में मिलती गईं, और लगातार इनके आपस में मिलने से एक प्रकार से आप कह सकते हैं इनमें एक रूपता आने लगी, ठीक है, इनका जो है मानकीकरण होने लगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि दिल्ली वगैरह के क्षेत्र में जो दिल्ली का क्षेत्र है वो काफ़ी विकसित हो जाता है, और जब दिल्ली वगैरह का क्षेत्र विकसित हो गया तो उसके आसपास के जो नगर हैं वो दिल्ली से प्रेरणा लेते हैं और दिल्ली के ही समान विकास करने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हरियाणा के क्षेत्र में फरीदाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र विकसित हो गया, गुड़गांव विकसित हो गया, इसी प्रकार से यूपी में गाजियाबाद नोएडा विकसित हो गया, राजस्थान में अलवर वगैरह का क्षेत्र विकसित हो गया, और धीरे धीरे पूरा जो दिल्ली का जो क्षेत्र था, ठीक है, वह कैसा विकसित हो गया, तो एनसीआर के रूप में विकसित हो गया, और पूरे एनसीआर में जो है दिल्ली के समान विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के विकास में भी कहा जाता है कि अनेक स्थल हुआ करते थे, उन स्थलों का धीरे धीरे आपस में विकास हुआ, संपर्क हुआ, व्यापारिक संपर्क हुआ, ठीक, साझेदारी हुई, और धीरे धीरे स्थानीय संस्कृतियां जो हैं वह विकास करते हुए आपस में जुड़ती गईं, उनका एकीकरण हुआ, उनका मानकीकरण हुआ, और इससे आगे चलकर जो है गांव, गांव से अर्धनगर, कस्बे, या कस्बों से नगरों का विकास हुआ, ठीक है। इस रूप में जो है हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वह स्थानीय संस्कृतियों का ही विकसित रूप दिखाई देता है, ठीक है, स्थानीय संस्कृतियों का ही विकसित रूप दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हमने एक बात तो पढ़ ली, भूमिका, हमने इस बात को भी पढ़ लिया कि इसका नामकरण किस तरीके से हुआ है, ठीक, हमने जो है उत्पत्ति पे भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कालक्रम पे, ठीक है। क्वेश्चन ये हो सकता है, ये आप पूछ सकते हैं, ये पूछा भी जाना चाहिए कि आखिर कौन से समय में इनका विकास देखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, कालक्रम। अब इसका डेट क्या है, हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई, इसको लेकर जो है बहुत सारे डिबेट्स हैं, ठीक है। अब इसकी चुनौतियां क्या हैं, सबसे पहले आप देखिए चुनौतियां। आप ये देखेंगे कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के विकास को लेकर अलग अलग प्रकार की डेट्स को दिया है। अब क्यों दिया है, तो सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बताई है
वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह आद्य इतिहास का भाग है। ठीक है, आद्य इतिहास में क्या है कि हमें लिपि तो मिलती है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं, और चूंकि हम पढ़ नहीं पाए हैं तो हमें पूरी तरीके से जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होना होता है, और पुरातात्विक साक्ष्यों के चलते हम बहुत सारी बातें पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब डेटिंग की एक समस्या का निदान किया जा सकता है उत्खनन से, कि आप जो है उत्खनन कीजिए, और उत्खनन करने में मुख्य रूप से दो प्रकार के उत्खनन मैंने आपको बताए थे, एक होता है लंबवत और दूसरा होता है क्षैतिज। ठीक है, लंबवत उत्खनन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई टीला है, ये मान लीजिए कोई टीला है, ये रहा टीला, उस टीले में आप लंबवत यानी ऊपर से नीचे खोदते हुए चले जाएं, और जितना ज़्यादा आप नीचे चलते जाएंगे उतने पुराना जो डेट क्रम है, तिथि क्रम है, वो मिलता जाएगा। यानी एक तरीका ये हो सकता है कि आप नीचे तक खुदाई करते जाइए और जितना नीचे आप जाएंगे उतना ही पुरानी सभ्यता आपको मिलेगी। तो हड़प्पा के साथ सभ्यता के साथ समस्या क्या है? इसके साथ समस्या ये है कि जब मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में, ठीक है, मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में इस प्रकार की लंबवत खुदाई देखी गई, इस प्रकार की लंबवत खुदाई की गई, तो खोदते खोदते वो एक क्रम एक ऐसा आ गया कि मान लीजिए उन्होंने खोदा, यहाँ पे खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, और खोदते खोदते एकदम से उन्हें जल मिल गया, पानी मिल गया। ठीक, तो नीचे की जो बातें थी, नीचे की जो सभ्यता थी या भी जो नीचे की डेटिंग थी वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार जैसे कि मार्शल आदि का कहना है कि मोहनजोदड़ो जो है वह 7 बार डूबा था। ठीक है, 7 बार पानी में डूबा और 7 बार उसका विकास हुआ। यानी एक ऐसी सभ्यता, यानी एक ऐसा नगर जो 7 बार डूबा हुआ हो, 7 बार उसका विकास हुआ हो, तो वो कब से विकसित होना शुरू हुआ होगा उसकी निश्चित डेट नहीं कही जा सकती है। ठीक है, कालक्रम की चुनौती में पहली बात क्या है कि लिपि हम नहीं पढ़ पाए हैं। दूसरा, हम अगर खनन करके, उत्खनन करके जो है प्राचीन तिथि को निकालने का प्रयास करें तो कई स्थलों पर जो है खुदाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, पानी मिल जाता है जिसकी वजह से उत्खनन प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कहें कि चलो उत्खनन आप जो है क्षैतिज कर लो, क्षैतिज उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन में क्या होता है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है उत्खनन किया जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि वर्तमान में नगरीकरण जो है काफ़ी व्यापक हो गया है, जनसंख्या जो है काफ़ी बढ़ गई है, तो एक प्राचीन सभ्यता को खोजने के लिए आप पूरे के पूरे शहर को तो खोद नहीं सकते, तो इसकी भी सीमा है। यही कारण है कि जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की डेटिंग की बात की जाती है तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार की डेट्स आप देखेंगे। ठीक है, इसमें जो कालक्रम है वो जो है विविध प्रकार के हैं। कालक्रम कैसे हैं? तो वो विविध प्रकार के हैं। इसमें कुछ डेट्स आप याद रख सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फादर, ठीक है, एच हेरास, फादर एच हेरास। इन्होंने जो डेट दी है वो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 6000 ईसा पूर्व के काल में विकसित हुई। ठीक है, इसके अलावा सर जॉन मार्शल हैं, सर जॉन मार्शल, ये कहते हैं कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य जो है क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, इसके अलावा एक हैं जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व के काल में हुआ। ठीक, इसके अलावा एक हैं अर्नेस्ट मैके, या जिन्हें मैके महोदय भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि 2800 से लगभग 2500 ईसा पूर्व के काल में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, इसके अलावा एक और है, उनका नाम है मॉर्टिमर व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने जो है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व का नाम दिया। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में रेडियो कार्बन के माध्यम से जो विधि होती है, रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से जो है हड़प्पा की डेटिंग करने का प्रयास किया गया, जिसमें 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो है माना गया, और वर्तमान में इसको जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक,
हड़प्पा सभ्यता का विकास कब कब हुआ, तो कई सारे विद्वान ये मानते हैं कि इसका लगभग 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के काल में विकास हुआ है। ठीक है। इसके अलावा डीपी अग्रवाल महोदय हैं, ठीक है, जो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे थे, डीपी अग्रवाल, उन्होंने जो डेट दी है वो है 2300 से 1700 बीसी। और फेयर सर्विस नाम के एक विद्वान है, फेयर सर्विस, ठीक, उन्होंने सर्विस डेट दी है 2000 से लगभग 1500। ठीक, तो मोटे तौर पर जो है आप एक डेट याद रख सकते हैं जिसमें 2300 से 1700 या फिर 2300 से 2350 से 1750 एक डेट है जो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि डेट्स तो बहुत हैं, 6000, 3250, 3500, 2800, 2500, 2350, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के आसपास ये है, तो लगभग मोटा मोटा आप ध्यान रख सकते हैं कि लगभग 2300 से 1700 ईसा पूर्व के काल में जो है हम हड़प्पा सभ्यता के विकास को देखते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर, यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे, कौन कौन से ऐसे आप कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र थे जहां पे हमने इसके विस्तार को देखा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि चाहे वो यूपीपीसीएस हो, ठीक, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई दूसरा पीसीएस हो, उन सभी एग्जाम्स में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल, इन पे जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है काफी अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक, जब हम विस्तार के बारे में बात करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 1921 से इसकी खोज शुरू हुई और उसके बाद से लगातार जो है नवीन स्थल प्रकाश में आए हैं। जैसे कि 1921 से लेकर 1947 तक, स्वतंत्रता से पहले तक लगभग 40 स्थल, लगभग 40 साइट्स थी जिस पे कार्य हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जो है लगातार इस पे कार्य बढ़ा है, स्वतंत्रता के बाद लगातार इस पे कार्य बढ़ा है और वर्तमान में 1400 से ज्यादा स्थल, ठीक है, 1400 से ज्यादा स्थल जो हैं प्रकाश में आए हैं। ठीक, और ये जो 1400 से ज्यादा स्थल हैं वो 3 देशों में खोजे गए हैं। ठीक है, 3 देश कौन से हैं, तो एक है अफगानिस्तान, ठीक, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है भारत। 3 देशों में जो है अब तक 1400 से ज्यादा स्थलों की खोज हड़प्पा सभ्यता के तहत की गई है। ठीक, अब इसमें अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो 2 स्थलों के नाम आप ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान में 2 स्थल महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक का नाम है मुंडीगाक, एक का नाम है मुंडीघाक और दूसरे को कहते हैं शोरतुघई। ठीक है, शोरतुघई, इसे शुर्तगोई या शुर्तगुई भी कहते हैं। ठीक, शोरतुघई या इसे ऐसे लिखेंगे शोरतुघई या शुर्तगोई या शुर्तगुई, अलग अलग प्रकार के नाम हैं, तो शोरतुघई नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां पे लगभग 475 से ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं और सबसे ज्यादा भारत में जो है स्थल प्राप्त हुए हैं जो लगभग 925 से ज्यादा हैं। ठीक, भारत में यानी सर्वाधिक है ना, अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 से ज्यादा, भारत में 900 से भी ज्यादा। और भारत में भी आप ध्यान रखेंगे कि गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के 3 प्रांत हैं जहां पे सबसे ज्यादा स्थल देखे गए हैं। जैसे कि बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है, ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है, उस बलूचिस्तान में भी दक्षिणी बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान में भी दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थल देखे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थल देखे गए हैं और पाकिस्तान का जो पंजाब है, ठीक है, जिसे पश्चिमी पंजाब कह सकते हैं, भारत का पूर्वी पंजाब, तो पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में भी देखे गए हैं। ठीक है, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर में स्थल देखे गए हैं। ठीक है, पंजाब में स्थल देखे गए हैं, हरियाणा में स्थल देखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थल देखे गए हैं, राजस्थान में स्थल देखे गए हैं,
ठीक, गुजरात में स्थल देखे गए हैं और महाराष्ट्र में स्थल देखे गए हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों की प्राप्ति हुई है। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं इसको कुछ आंकड़ों के आधार पर बताने का प्रयास करूं तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, अगर कुछ माप लेने का प्रयास करूं तो कुल मिलाकर उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें जो क्षेत्रफल है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत वो 1400 किलोमीटर है, यानी यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है तो 1400 किलोमीटर। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं पूरब से पश्चिम की बात करूं, पूरब से पश्चिम तो लगभग 1600 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी यह से यहाँ। और इसमें भी जो है पश्चिम की तरफ ज़्यादा है। ठीक, यानी मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ, ये बना दिया मैंने उत्तर से दक्षिण और यहाँ से पूरब से पश्चिम की तरफ ज़्यादा है। अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके मिला दिया। ठीक, तो एक प्रकार की आप कह सकते हैं त्रिभुजाकार आकृति बनती है। ठीक है, एक प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति बनती है। ये चीज आप देख सकते हैं, त्रिभुजाकार आकृति। यही कारण है, कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में बसी हुई एक सभ्यता थी। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक व्याप्त थी। ठीक है, इसमें हम आगे आप मैप में देखेंगे कि इसमें जलीय सीमा भी देखने को मिलती है। ठीक है, जलीय सीमा भी देखने को मिलती है जो लगभग 1300 किलोमीटर है। जलीय सीमा कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ये गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात है। ठीक, और आगे जो है आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान का क्षेत्र है तो यहाँ पे है बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ पे है बलूचिस्तान और ये हो गया हमारा गुजरात। ठीक, तो बलूचिस्तान में भी स्थल मिले हैं और गुजरात में भी। तो ये वाली जो सीमा है जलीय सीमा, ठीक है, ये लगभग 1300 किलोमीटर है। तो हड़प्पा सभ्यता में भौगोलिक क्षेत्र में भी यानी स्थल क्षेत्र में भी स्थल मिले हैं और साथ ही साथ इनके मध्य जलीय सीमा भी देखी जाती है। जैसे कि बलूचिस्तान का क्षेत्र जो है वह मकरान तट के आसपास अवस्थित है और गुजरात के क्षेत्र से बलूचिस्तान के बीच लगभग 1300 किलोमीटर की हम सामुद्रिक सीमा को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसी को मैं कुल मिला के अगर बताने का प्रयास करूं तो स्वतंत्रता से पहले माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, लेकिन वर्तमान फिगर ये बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। ठीक है, जो आंकड़ों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मिस्र में की सभ्यता का ये लगभग 20 गुना है और मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मैं जोड़ दूं, मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मैं जोड़ दूं तो वह उसका 12 गुना है। ठीक है, ये बातें जो हैं आपको इसमें ध्यान रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ये काफी व्यापक और विस्तृत सभ्यता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया 1400 से ज्यादा स्थलों की इसमें खोज की जा चुकी है जो 3 देशों में व्याप्त हैं, अफगानिस्तान में मुंडीगाक और शोरतुगई, पाकिस्तान के क्षेत्र में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के क्षेत्र में, और भारत में व्यापक क्षेत्र में इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, अब कुछ स्थलों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनकी विशेषताएं जो हैं हम अगली क्लास में देखेंगे। कुछ स्थल जो हैं आपको ध्यान रखने हैं और जो स्थल मैं आपको बताऊंगा उनको आप मैप में भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान से अगर मान लीजिए मैं शुरू करूं तो अफगानिस्तान में दो मैंने आपको बताए, एक था मुंडीगाक, ठीक, और दूसरा क्या था, तो दूसरा था शोरतुगई या शुरतुगई। ठीक है, एक ये है। अब अगर मान लीजिए मैं पाकिस्तान में चला जाऊं तो पाकिस्तान में क्या है, एक तो बलूचिस्तान में मिला है, ठीक है, दूसरा सिंध में मिला है और तीसरा पंजाब में मिला है। ठीक है, बलूचिस्तान में विशेषकर जो दक्षिणी बलूचिस्तान का क्षेत्र है वहां पे
कौन कौन से स्थल हैं? तो देखिए, एक है सुतकांगेडोर, ठीक, या सुत कागेंडोर भी इसे कहते हैं, जो दाश्क नदी के तट पर है, ठीक। इसके अलावा एक स्थल है जिसका नाम है सोतकाकोह, सोतकाकोह, जो शादी कौर नदी के तट पर है, ठीक। इसके अलावा एक स्थल है जिसका नाम है बालाकोट, ठीक। इसके अलावा एक स्थल है जिसका नाम है डाबरकोट। अभी केवल नाम याद बताऊंगा मैं आपको, आपको जो आपके पास जो भी बुक हो हिस्ट्री की, उसमें आप इन स्थलों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में अफगानिस्तान में मुंडीगाग, शोरतुघई, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकाको या सॉरी सुतकांगेडोर, सोतकाको, बालाकोट और डाबरकोट। अगर मैं सिंध में कुछ स्थल आपको बताने का प्रयास करूं, सिंध में, तो उसमें आप देख सकते हैं सिंध में कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है। दूसरा स्थल है उसी के पास में था, उसका नाम था चनहुदड़ो, ठीक। तीसरा स्थल है जिसका नाम है कोट दीजी, ठीक। एक और स्थल है जिसका नाम है आमरी। इसके अलावा अन्य स्थलों में आप नाम याद रख सकते हैं अली मुराद, ठीक। इसके अलावा जुदेर दड़ो, जुदेर दड़ो, इसके अलावा नाल और कुल्ली। ये सब कहाँ पे हैं? पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में है। अगर मैं पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में बात करूं, पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र, तो वहाँ पे हड़प्पा महत्वपूर्ण है, ठीक। जलीलपुर महत्वपूर्ण है, हड़प्पा जलीलपुर महत्वपूर्ण है। डेरा इस्माइल खां महत्वपूर्ण है, डेरा इस्माइल खां महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं चकपुर बानी, चकपुर बानी। इसके अलावा नाम याद रख सकते हैं आप रहमान ढेरी। ये पंजाब में है, पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। अगर मैं भारत में आ जाऊं, तो भारत में जम्मू कश्मीर में आप नाम ध्यान रखेंगे मांडा का, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो चिनाब नदी के तट पर था, ठीक है, चिनाब नदी के, और अखनूर क्षेत्र में है ये, ठीक है। अखनूर तहसील है, तो अखनूर में विद्यमान है। इसके अलावा पंजाब की बात करें, तो पंजाब में रोपड़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संघोल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रोपड़, संघोल। इसके अलावा चकबाड़ा 86, चकबाड़ा 86 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डेर मजरा महत्वपूर्ण है, डेर मजरा और सराय खोला, ठीक है। अभी केवल नाम बता रहा हूं आपको, ताकि कभी भी पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो ये कौन सा स्थल है, ठीक है। रोपड़, संघोल, चकबाड़ा 86, डेर मजरा और सराय खोला। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात की जाए, तो हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली या बनावली इसे कहते हैं, बनवाली, ठीक। मीठाथल, बनवाली, मीठाथल। इसके अलावा बालू नाम का एक क्षेत्र है, कुनाल नाम का एक क्षेत्र है, और सिसवल, ठीक है। ये आप क्षेत्र नाम याद रख सकते हैं, ये वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं राजस्थान की बात करूं, ठीक है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में नाम आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में जो है वह कालीबंगा महत्वपूर्ण है, राजस्थान में कालीबंगा महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा गुजरात के क्षेत्र में आप कुछ स्थलों के नाम याद रख सकते हैं, जिसे मुख्य रूप से गुजरात में कच्छ की खाड़ी, ठीक है, और खंबात की खाड़ी, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में स्थल हैं, एक का नाम है सुरकोटदा, सुरकोटदा, एक का नाम है धौलावीरा, सुरकोटदा, धौलावीरा, और एक का नाम है देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर। खंभात की खाड़ी में आप नाम याद रख सकते हैं, एक है लोथल, दूसरा नाम है रंगपुर, तीसरा नाम है भगत राव, भगत राव, चौथा नाम है मेघम,
ठीक। अगला नाम है इसमें कुंतासी, मेघम कुंतासी। इसके अलावा एक और नाम देख सकते हैं, वो है शिकारपुर। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात में जो है आप ये ध्यान रखेंगे सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। गुजरात में सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं महाराष्ट्र के बारे में बताऊं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है दायमाबाद। ठीक है। दायमाबाद ये जो है वह प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के क्षेत्र में बड़ा गांव करके एक क्षेत्र है, और हुलास नाम के करके एक क्षेत्र है। बड़ा गांव और हुलास। और इसके अलावा मेरठ, मेरठ में आलमगीरपुर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जो हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी। ठीक। तो इस तरीके से जो है आपको कुछ स्थल ध्यान रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्थल हैं ये आपको मानचित्र में देखने हैं, मैप में देखने हैं, और इनको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगे। आप कई बार एग्जाम में देखेंगे कि इनसे संबंधित स्थलों के केवल नाम पूछ लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप ये बता दीजिए कि ये स्थल हड़प्पा कालीन है अथवा नहीं। ठीक है। इसमें जो है आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनको आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, तभी जो है आप इनको याद कर पाने की स्थिति में होंगे। ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क क्या है? तो होमवर्क में आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो है मैप में, ठीक है, मैप में जो है जो मैंने आपको हड़प्पा स्थल बताए, ठीक है, जो हड़प्पा स्थल बताए उनको लोकेट करना है, यानी उनको देखना है और उनको 2 से 3 बार पढ़ के याद करने की कोशिश करना है। केवल और केवल मैप को देख के उनको याद करने की कोशिश करनी है। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, तो ये जो स्थल मैंने आपको बताया इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की मैं आपको कुछ विशेषताएं बताने का प्रयास करूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखने को दिए हैं उन क्वेश्चंस को भी जो है आप रेगुलरली लिखते रहिए, मेरे को दिखाते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि समय के साथ आपको उसका फीडबैक देता रहूं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।